जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके चाहे वह किसी भी राज्य स्तरीय हो, चाहे वह एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा हो, उन सभी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो इन मुद्दों पर एक विस्तृत चर्चा करना जरूरी था। इन उद्देश्य से प्रेरित होकर के हमने इस टॉपिक को बहुत सुंदर व्याख्या करने की कोशिश की है। चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो वास्तव में यह अंग्रेजों की भारत विजय का ही यह पार्ट है और इसमें हमने आज पढ़ना है बंगाल का अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? बंगाल को कैसे हम लोग अपने कब्जे में ले पाए, राइट है ना। हम लोग का मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इस पर अपना जगह बनाया। तो निश्चित रूप से यह एक दो दिन की उपज नहीं रही। बंगाल में इसकी एक छोटी सी कहानी है, जरा हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे। तो बंगाल में एक स्वतंत्र, एक्चुअली बंगाल जो था वह बहुत ही धनाढ़ प्रदेश में काउंट होता था। धनाढ़ का मतलब बहुत ही रिसोर्सफुल, धन संपदा में संपन्न था। वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। वहाँ रोजगार की जो धन की जो मतलब आवाजाही भयानक रूप से थी, क्योंकि वह तटीय इलाका में भी था और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब अच्छे ही थे। और लेकिन उस समय कैसी थी, वहाँ पे एक स्वतंत्र शासक, उसको सूबेदार कह सकते हैं आप, मुर्शिद कुली खां। मैं इसका नाम लिखना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा बीच में लिखते फिर उसको मिटा देंगे। यहाँ पर मुर्शिद कुली खां है, आप याद रखिए, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां यह एक बंगाल पर इनका शासन था, मुर्शिद कुली खां का। ध्यान रखना है आपको कि मुर्शिद कुली खां बंगाल पर स्वतंत्र रूप से शासन किया करते थे। यह कब? 1717 से लेकर के 1727। अब ये जो टाइम लाइन होता है ना, या तो एक जन्म मरण होता है, एक दूसरा होता है कब से कब तक शासन था। तो बंगाल पर स्वतंत्र रूप से मुर्शिद कुली खां का शासन था, जबकि देश में दिल्ली में मुगलों का शासन था। आप समझ सकते हो कि मुगल शासन को देखते हुए यह मुर्शिद कुली खां निश्चित रूप से वार्षिक रूप में कुछ अपना एक गिफ्ट के रूप में, नजराना बोलते हैं उसको, वह भेजा करते थे। लेकिन वह बंगाल पर स्वतंत्र शासन जो है मुर्शिद कुली खां का था। लेकिन आखिर समय बदला और जैसे ही 27 में 1727 में इसकी मृत्यु होती है, इस सत्ता को पाने के लिए दो लोग आ गए सामने, दो शासक हैं। अब नाम है उसका सुजाउद्दौला। क्या है? सुजाउद्दीन और सरफराज। क्या रखना है यहाँ पर? सरफराज, सुजाउद्दीन और सरफराज। याद रख लेना है, सुजाउद्दीन और सरफराज। सुजाउद्दीन जो है वह 1727 से लेकर 1739 तक अपने आप को वहां पर शासन करता है। उसके बाद 1739 से लेकर के 40 तक यह सरफराज का शासन होता है। बंगाल चूंकि बहुत एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था, तो सरफराज जो है 1739 से 1740 एक शासन किसका होता है? सरफराज का होता है। लेकिन सरफराज अपने शासन करने में सक्षम नहीं हो पाता है, उसके पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाते हैं। इस नियंत्रण नहीं हो पाने के कारण ही वहां की स्थिति कुछ नाजुक सी हो जाती है। लेकिन उस पर नजर किसी और की भी थी, ब्रिटिशर्स की भी थी, साथ में और भी। एक नाम आता है इस बीच में, अलीवर्दी खां। क्या नाम आता है? अलीवर्दी खां, जो बंगाल का नवाब था। बिहार में पहले नवाबीगिरी करता था, लेकिन वो अलीवर्दी खां ने सरफराज को मार करके वह अपना गद्दी संभाल लेता है, बंगाल पर अपना एकाधिकार जमा लेता है। इसको आप याद रख लेना है। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र सूबेदार के रूप में बंगाल पर अपना शासन कर रहा था, जो 1717 से लेकर 1727 का। ठीक, इसके बाद इस पर शासन करना दो के हाथ में गया, सुजाउद्दीन और साथ में सरफराज। सुजाउद्दीन का टाइम लाइन 1727 से लेकर के 1739 तक है, जबकि इसके बाद सरफराज अपने शासन में आता है। इसके मरने के बाद सरफराज चूंकि उतना सक्षम सेनानायक के रूप में, नवाब के रूप में साबित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उस पर अलीवर्दी खां, सरफराज को मार करके अलीवर्दी खां। आप याद रख लीजिए, यहाँ पर एक क्रम बन गया। पहले मुर्शिद कुली खां, क्या नाम याद रखेंगे? मुर्शिद कुली खां पहला। फिर उसके बाद कौन बना? सुजाउद्दीन। फिर इसके बाद सरफराज। आप क्रम याद रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से याद रहेगा। अलीवर्दी
हाँ, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल पर अपना अधिकार जमा लेता है, सरफराज को मार करके। अब मार करके चूंकि इसने गद्दी अब संभाला था बंगाल का, तो यह बात तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। लेकिन हाँ, यह बहुत बुद्धिमान सेना नायक के रूप में, आई मीन अपने आप को समझता था नवाब के रूप में अलीवर्दी खां। यह नवाब जो है वह मुगल शासक को नजराना, जिस तरह से मुर्शिद कुली खां वार्षिक नजराना भेजा करते थे, हर साल कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। ये एक प्रथा थी राजा को खुश रखने की। तब आप उसके क्षेत्र में काम करते हैं, आप उससे पैसा कमाते हैं। तो अलीवर्दी खां भी एक बार ही वह लगभग 2 करोड़ रुपए का गिफ्ट भिजवा देता है और मुगल शासक से यह अनुमति प्राप्त कर लेता है कि आप बंगाल में अपना शासन करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पैसे का लोभ सबको आज नहीं, पहले भी था। 2 करोड़ गिफ्ट एक साथ उनको दे दिया जाता है मुगल शासक को, और यह अनुमति प्राप्त कर लिया जाता है कि आप बंगाल में शासन करें। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलीवर्दी खां, हाँ आप देखिए इसने बुद्धिमत्ता क्या की, एक बार अगर दे दिया एनुअल प्रीमियम के रूप में, तो उसे अब उसको तो हर एनुअल देना था, लेकिन इसने एक बार भी नहीं दिया। आई मीन 1740 से लेकर के 1756 का जो टाइम पीरियड था इसका, 1740 से लेकर के 1756 तक, राइट है ना। यह एक बार भी उसके बाद कोई गिफ्ट न दिया, ना ही एनुअल चार्ज दिया, राइट है ना। यह बात समझनी है। अब अलीवर्दी खां के कोई बच्चे नहीं थे, बेटा नहीं था, बेटी तो थी, 3 बेटियां थी। अब 3 बेटियां थी तो भाई अब इसके मरने के बाद शासन कौन संभालेगा। मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि अलीवर्दी खां की अगर मौत हो गई तो इसके बाद राजगद्दी कौन संभालेगा, राइट है ना, शासन किसके जिम्मे जाएगा। तो वही हुआ, अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में होती है। अब 1756 में होती है तो एक आपसी एक विवाद शुरू हो गई, पारिवारिक विवाद, क्योंकि इसकी 3 बेटियां थी। एक की शादी एक्चुअली पहले बिहार, बंगाल और वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ये सब एक साथ ही था और बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। तो उस समय इसकी 3 बेटियां थी, एक तो ढाका में, दूसरी पूर्णिया में और तीसरी जो है ना पटना में थी। जो पटना वाली बेटी थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला। अब याद रखिएगा, क्योंकि अब शासन किसके हाथ में जाएगा, तो इसके अलीवर्दी खां के मरने के बाद शासन सिराजुद्दौला को मिल जाता है। यह सिराजुद्दौला को अगर शासन मिलता है तो और बाकी लोगों को यह खटकने लगता है कि भाई इसको ही क्यों, यह शासन इसको। और अलीवर्दी खां के शासन काल में बंगाल इतना सुंदर विकसित हो जाता है, उसको हम एक तरह से एक क्या बोलेंगे, स्वर्ण युग नहीं कहते हैं। स्वर्ण युग बंगाल में बहुत आशातीत जो है विकास करवाया इसने। और इसके बाद इस पर शासन किसको मिल जाता है, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को शासन मिलना सबको खटकने लगता है। आंतरिक कलह उसके बाद शुरू हो जाती है। अब इस कलह के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपने इन सारी बातों को एक क्रम से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि बंगाल में एक स्वतंत्र रूप से जो नवाब है वह मुर्शिद कुली खां, राइट एंड उसको सूबेदार कहें, यह मुर्शिद कुली खां का शासन था 1717 से लेकर 1727 तक। अब 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुजाउद्दीन आता है शासन में 1727 से लेकर 1739 तक। सुजाउद्दीन बंगाल पर अपना सूबेदारी करता है। ठीक इसके बाद मरने के बाद एक वर्ष का वक्त मिलता है सरफराज को। सरफराज 1739 से 1740 में यह इस बंगाल को संभालता है, लेकिन यह उतना सक्षम सूबेदार या नवाब साबित नहीं हो पाता है, जिसमें गहरा असंतोष लोगों में होता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर के अलीवर्दी खां जो बिहार का नवाब था, तो इस तरह से वह उस पर नजर रखे हुआ था। और स्वाभाविक है, जो क्षेत्र ज्यादा विकसित होता है उस पर नजर सबकी होती है। तो अलीवर्दी खां सरफराज को मार देता है और मार करके शासन संभाल लेता है बंगाल का। यह घटना थोड़ी सी अजीब सी हो, चूंकि उसको मार करके गद्दी संभाला था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी लोग जो वार्षिक गिफ्ट भेजा करते थे मुगल शासन में, यह इसने एक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। 2 करोड़ रुपए एक बार ही मुगल शासन को पे कर दिए। आपने सुना होगा पैसा से सब चीज बदला जा सकता था, पहले भी मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अलीवर्दी खां के वक्त, अलीवर्दी दुर्भाग्य देखिए, अलीवर्दी खां के वक्त उनको कोई लड़का नहीं, 3 लड़कियां थी। तीनों लड़कियां एक की शादी, बड़ी वाली जो है ढाका, बांग्लादेश की बात हम कर रहे थे, ढाका, दूसरा पूर्णिया, तीसरा पटना।
तो ये जो घटना है, तीनों बेटी है, तब शासन किसके जिम्मे जाएगा? तो आपने सुना भी होगा कि अब शासन किसके जिम्मे जाएगा। तो शासन अब जाता है सिराजुद्दौला के पास। हाँ, सिराजुद्दौला कौन है? तो बस इसकी छोटी वाली बेटी का बेटा। अब आप समझ सकते हो कि अलीवर्दी खां के बाद शासन किसके पास जाता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला भी बहुत बुद्धिमान, बहुत ही एक तरह से आप सजग नवाब अपने आप को साबित करता है। अब ध्यान देना है, इसके बाद कहानी जो है, एक छोटी सी कहानी बढ़ेगी आगे किस तरह से, चूंकि हमने यहाँ लिखा है अंग्रेजों की भात में विजय। ये जो विजय 1-2 दिन की उपज नहीं रही थी, एक लंबी श्रृंखला है। अब इसको हम क्रम से याद रखें, कहानी के रूप में याद रखें कि हमारे लिए भी बहुत बढ़िया, बहुत दिन तक याद रहेगा, अदरवाइज फिर उसको हम भूल पाएंगे, राइट है ना। चलते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जैसे बंगाल का नवाब बनता है तो वह क्या किया, उसमें बंगाल में फोर्ट विलियम उन्होंने एक कोर्ट टाइप बना था जहाँ पर मीटिंग किया करते थे, कि हॉल, कम्युनिटी हॉल टाइप है ना। तो इस तरह से उस पर ब्रिटिशर्स ने अधिकार जमाने की कोशिश की, किलेबंदी करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि सिराजुद्दौला इस बात को समझता था, सिराजुद्दौला को कतई पसंद नहीं था कि यह सब चीज़ें इसमें हमारे क्षेत्र में ब्रिटिशर्स या फ्रांसीसी कोई इस तरह का कदम न उठाए, किसी भी तरह से। तो इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती, फ्रांसीसी तो डर के भाग गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती फोर्ट विलियम किलेबंदी करने का मतलब क्या होता है? अपने शासन क्षेत्र को चाक चौबंद करना, पुलिस व्यवस्था, मतलब बाहरी कोई आक्रमण न कर पाए, इसके लिए उसकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होती थी। इस तरह से वह एक निर्माण करना चाहता था ब्रिटिशर्स। अब यह सिराजुद्दौला को कतई पसंद नहीं था। सिराजुद्दौला ने इस पर हमला किया और इसको खदेड़ करके भगा दिया। यह जानकारी, क्योंकि बंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी, और उस समय तत्कालीन जो मद्रास के जो गवर्नर थे वह कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव को जैसे जानकारी मिलती है कि इधर सिराजुद्दौला बंगाल में इनको खदेड़ डाला है, इनके जो विजित क्षेत्र थे, जिन पर अपना अधिकार जमाए हुए थे, उस क्षेत्र से भी खदेड़ डाला है। उन्होंने क्या किया कि वहां से बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास से एक दक्ष सेना के समूह को, सेना की टुकड़ी को वहां से भेजा बंगाल, जाके देखो भाई वाक्य क्या है, वहां पर क्या चल रहा है। तो कहानी में यहाँ बनती है कि सिराजुद्दौला जो उसको खदेड़ा था ब्रिटिशर्स को, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने वहां से ब्रिटिशर्स सेना के समूह को वहां से भेजा, और भेजने के बाद कहानी क्या बन गई? भेजने के बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक आपस में सिराजुद्दौला से झड़प होती। अब झड़प होती है तो क्या होती है? इसके बाद सिराजुद्दौला, इसके बीच में घटना और भी घट रही है। अब मैं बताऊंगा आपको ब्लैक होल की घटना, ये सारी कहानी है। अब इस क्रम में हम इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये सब सारी कहानी है, बिल्कुल क्रम समझें। अब देखिए, इसमें कुछ बताने की कोशिश किया मैंने। 1757 से 1764 यह कहानी एक लंबी चौड़ी पूरी स्पैन लिख दिया है मैंने। 1756 से लेकर 1764 का वक्त है ना। यह बहुत महत्वपूर्ण टाइमलाइन है, लेकिन इसको सिर्फ जस्ट एक रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें कि किस तरह से यह टाइमलाइन कैसे कहाँ है। अब मैंने इसके बीच में बोला है कि मध्य बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, अभी हमने सिराजुद्दौला, क्योंकि आपको भी याद हो गया होगा सिराजुद्दौला आखिरकार कौन था। सिराजुद्दौला मीर जाफर, अभी मीर जाफर की चर्चा हमने नहीं की है, अब आगे इसमें सीन मीर जाफर का भी है। मीर कासिम है, अपनी संप्रभुता कायम रखने में असफल रहे। अब देखो, यह जो टाइम पीरियड है 1757 से लेकर के 1764 तक, हम अभी तक 1756 तक पहुंचे हैं। अब इसके बाद की यह कहानी शुरू होती है किस तरह से यह क्रम आगे भी बढ़ा और वो अपनी संप्रभुता पाने में सक्षम क्यों नहीं हुई। कोई भी जानबूझकर ऐसा कदम तो नहीं उठाता है, लेकिन आप याद रख लीजिए इसके आगे नाम आता है सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। ये जो लोग हैं यह अपनी संप्रभुता कायम करने में असफल हो जाते हैं। यह क्यों होते हैं उसकी बातें हम बताएंगे अभी। अब देखिए 1756 में जब असफल होंगे तो क्या होगा, हम अपने कोई एक एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं पाते हैं तो क्या होता है, जो दूसरा ऑक्युपाई कर लेता है। इस बीच में असफल हुआ कौन? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो उसमें अंग्रेजों को सफलता मिलती चली गई होगी, अंडरस्टूड है। तो अंग्रेजों ने अपना कंपनी का जो संप्रभुत्व जो है स्थापित कर दिया। संप्रभु का मतलब होता है पूर्ण अधिकार, एकाधिकार। कंपनी का एकाधिकार स्थापित होते चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। यह मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। चूंकि यह अलीवर्दी खां 1756 तक मर जाता है और इसके बाद इसकी 3 बेटियां थी, जिसमें छोटी वाली बेटी का जो बेटा है सिराजुद्दौला,
वो बंगाल का नवाब बन जाता है, इतना तो पता ही। और ये और भी बताया था मैंने, खदेड़ के भगा दिया। दूसरी तरफ अब ये देखिए, अब यहाँ पे कहानी और भी बताना था मुझे कि इधर इधर जो सिराजुद्दौला है अपने शासन को बढ़ाने की कोशिश करता है, अलीवर्दी खां की नजर पूरी रहती है बंगाल पे। इधर फारूक सियर, एक कहानी मैंने पहले भी बताया था आपको, 1717 में फारूक सियर एक बार बीमार पड़ता है तो ब्रिटिश डॉक्टर ने उसकी मदद की थी। उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया था, जिसके आधार पे, याद कर जाइए, शाही फरमान। शाही फरमान का मतलब क्या होता है, जो पहले राजा महाराजा एक आदेश देते थे उसको शाही फरमान के नाम से जानते थे। उसमें क्या था कि अंग्रेज और नवाबों के बीच संघर्ष का कारण बन गया। क्यों? चूंकि राजा ने फारूक सियर, अब फारूक सियर कौन था? उत्तर मुगल कालीन शासक। उत्तर मुगल काल में, उत्तर का मतलब बाद वाला, लास्ट के टाइम का जो मुगल पीरियड था, आप सबको पता होगा। शुरू के तो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बुद्धिमान शासक थे। जैसे ही लास्ट का जो टाइम पीरियड है मुगल पीरियड में, आप उसको पढ़ेंगे, हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो बाद वाले मुगल शासक थे वे उतने सक्षम, उतने जवाबदेह नहीं थे, जिसके कारण उनका पतन भी हुआ। तो फारूक सियर के बाद फारूक सियर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसके कारण अंग्रेज के जो अधिकार हैं और बढ़ गए। उन्होंने ही अधिकार दिया था। ध्यान दीजिए कि बंगाल में, क्योंकि बंगाल एक बहुत समृद्धशाली क्षेत्र था, मात्र 3,000 रुपए देने के बाद, एनुअली, साल में 3,000 दे दीजिए आप, तो पूरा बंगाल में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। वार्षिक अदा करने पर कंपनी को सारी आजादी प्रदान कर दी गई, सारी आजादी के साथ कि आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। मुक्त रूप से आपको बंगाल में व्यापार करने की परमिशन मिल जाती। जस्ट यू हैव टू पे ओनली 3,000 रुपीज। ये किसने दिया था? फारूक सियर ने एक शाही फरमान के यानी सरकारी आदेश पर दे दिया। अब देखिए, इस बीच में हम यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल समझ में आ गया, मुझे याद हो गया है, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। चलिए, अब यह घटना इस बीच में सिराजुद्दौला, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला। अब देखिए, सिराजुद्दौला के लिए क्या हुआ, इसने एक क्या किया कि ब्लैक होल की घटना है, आप इसको थोड़ा सा याद रखिए, डायरेक्ट भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि 20 जून 1756 की है, 20 जून 1756, याद रख लेना, 20 जून 1756 की घटना है, जो कि एक बहुत ही इतिहास में विवादास्पद भी है और अविस्मरणीय भी है। ब्लैक होल की घटना मतलब काल कोठरी की घटना। यह एक रूम होता है जिसकी डायमेंशन, छोटे से रूम थे, 14x18 लिखा हुआ है, 14x18 का जो एक कमरा है, इस कमरे में आप बताइए कितना छोटा कमरा रहा होगा। इसमें 146 इसमें 146 लोगों को बंद कर दिया गया था, 146 को बंद कर दिया गया। अब इतनी छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर देगा, 146, देखिए 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। अब जब बंद कर देगा, तो जब एक्चुअली सांस तो सबको चाहिए ना, तो वह क्या, वह दम घुटने से वह मौत हो जाती है। अब बंद कर दिया, वो एयर टाइट रूम रहा होगा, अब उसमें कोई नहीं, कोई मतलब बिल्कुल लाइट नहीं, न पंखा नहीं, कुछ नहीं, तो इसमें 146 लोग एक छोटे से कमरे में कोच दिया गया सामान की तरह। तो कल होकर देखा गया कि वह उसमें से 146 लोगों में से मात्र 23 लोग जिंदा है। नहीं तो जो जाको राखे सैया मार सके ना कोई, एक हॉलवेल बेचारा बच गया उसमें। हॉलवेल जो ब्रिटिश अधिकारी में ब्रिटिशर्स में से ही एक हॉलवेल बच गया, जिसने सारी आप बीतें सुनाई है। और इतिहास में याद कर जाइए, हॉलवेल की एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल की घटना का विवरण किसके द्वारा किया गया, तो वह हॉलवेल के द्वारा किया गया। क्योंकि वह हॉलवेल की आयु जो है बची हुई थी, इसलिए उस काल कोठरी से बच के भी जिंदा निकला, और जिसने जो इस घटना की सारा व्याख्या की। तो आप समझ सकते हैं कि 140 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद करना, जहां हवा लाइट कुछ नहीं थी, और जिसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। यह घटना भारतीय इतिहास में याद कर जाइएगा कि वह काल कोठरी की घटना के नाम से या ब्लैक होल की घटना के नाम से जानी जाती है। अब इसके पीछे एक और भी वाक्य है कि शायद सरकार दबाव बनाना चाहती थी। चलिए, उस मुद्दे पर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि सिराजुद्दौला की यह घटना कहीं न कहीं एक प्रभाव अलग छोड़ी थी। दूसरी बात, नवाब सिराजुद्दौला मानिक चंद को, अब देखिए, अब जब हम अपना किसी जिम्मेदारी किसी और को भी देते हैं, तो उसका भी ये फर्ज बनता है कि आप उसके साथ सपोर्ट करें। सिराजुद्दौला मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया। प्रभारी का मतलब क्या होता है, अब हम कुछ देर के लिए आपको हम कार्यभार दे रहे हैं, तो जो सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया, और नाम बदल कर उसने क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया।
आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन यह भी याद रख लेना है, कलकत्ता का नाम बदल दिया मानिक चंद ने अलीनगर, यानी कलकत्ता का पुराना नाम अलीनगर, यह भी आप याद रखिए। राइट है ना, रख दिया। साथ ही रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। अब आप समझ सकते हैं सब धोखा, अपने लोगों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। अब यह कैसे धोखा दिया हम और भी कहानी पढ़ेंगे इसके आगे। तो सिराजुद्दौला को देखिए, सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को यह जिम्मेदारी दी, बंगाल का प्रभारी बनाया कि आप बंगाल की देखरेख आपके जिम्मे है। लेकिन मानिक चंद ने क्या किया, रिश्वत लेकर के, आई मीन घूस लेकर के ब्रिटिशर्स से किला उसको समर्पित कर दिया कि तुम रखो अपने पास। उसके बदले में उसको रिश्वत मिल गई, बेचारा मुंह बंद करके बैठ गया। कौन? मानिक चंद। लेकिन मानिक चंद ने यह नाम बंगाल का अलीनगर रख दिया। क्या नाम रख दिया? अलीनगर। आपने अलीनगर की संधि सुना होगा, अलीनगर की संधि, यह कहीं और संधि नहीं है, वह कलकत्ता की ही संधि, आई मीन बंगाल की ही संधि के नाम से जानी जाती है। याद की फरवरी 1757 में हुआ था। यह सिराजुद्दौला एवं क्लाइव। अब हम सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ, यह अब क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच क्यों हुआ? अभी मैंने बोला था कि यह जो लड़ाई हुई तो जैसे कि अंग्रेजों को खदेड़ डाला था, अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने खदेड़ डाला, तो उधर से क्लाइव ने अपनी सेना भेजा और सेना भेजने के बाद यह आपसी तालमेल बिठाया। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि यह अलीनगर में एक संधि हुई। संधि का मतलब मीटिंग, समझौता, बातचीत हुई। उसमें क्या नतीजा निकला कि अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी करने का अधिकार, किलेबंदी करने का अधिकार मिल सा गया था। यानी वह अंग्रेज जो है वह किलेबंदी कर पाएंगे। सिक्के ढालने का अधिकार भी मिल गया उसको। सिक्के ढालने का अधिकार, सिक्का मतलब पहले जो है राजा महाराजा सिक्का ढाला करते हैं। युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति, अब ये देखिए युद्ध में जितनी क्षति हुई है उसको पूरा करना। तीसरा, भविष्य में शांति बनाए रखना। इस तरह से वादे किए गए। लेकिन यह वादा अंग्रेज के उसके नियत में खोट थी, यह क्यों मानेगा भैया? यानी इस तरह से यह जो कुछ पॉइंट्स हैं अलीनगर संधि के, अलीनगर बंगाल का ही पुराना नाम है, तो इस तरह से इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। इन मुद्दों के आधार पर यह कंक्लूजन निकला कि अब कोई भविष्य में शांति बनाए रखने में मतलब मदद करेगा, लेकिन ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया नहीं। तो 1756 में सिराजुद्दौला, ध्यान देना, 1756 में सिराजुद्दौला गद्दी संभालता है। लेकिन सिराजुद्दौला की गद्दी सबको खटकने लगी थी। मतलब सबको पसंद नहीं था। एक उसकी मौसी, उसको भी पसंद नहीं था। अपने घर में जो उसके सब सिपाही थे उन लोगों को भी पसंद नहीं था कि सिराजुद्दौला से शासन में आए। तो इस तरह से मानिक चंद आपने देख लिया धोखाधड़ी किया। दूसरी तरफ मीर जाफर जो इसका सेना नायक था, आई मीन सेनापति कहें आप, है ना, सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेना नायक मीर जाफर था, इसने भी धोखाधड़ी की। तो यह घटना आगे चल करके और भी आप सिराजुद्दौला के लिए महंगा पड़ा, जिसको हम पढ़ते हैं अभी प्लासी के लड़ाई में। अब हम लोग अलीनगर संधि के बाद हम ध्यान देंगे यह प्लासी का युद्ध। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, यह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। यानी प्लासी का युद्ध आपको याद रखना डेट। पहली बात, कभी कभी डायरेक्ट डेट पूछ देता है कि वह कब, प्लासी का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। सीधा संबंध है इसका 23 जून 1757 को, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, आई मीन बंगाल में। वर्तमान में हम जो बंगाल है उसमें ही प्लासी जगह पड़ता है। यह युद्ध क्या हुआ था कि बंगाल के नवाब, ध्यान से सुनना, ये बंगाल का नवाब है ना सिराजुद्दौला, उस समय तत्कालीन नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला थे, और रॉबर्ट क्लाइव, जो हमें बताया था कि मद्रास का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि मद्रास के गवर्नर अपने आप को ज्यादा ही सक्षम समझ रहे थे, वह वहां से कुशल सेना को वहां से भेजा था ताकि इसका बदला लेने के लिए। तो उसके नेतृत्व में, आई मीन रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना थे उनके साथ हुई थी। तो कुल मिलाकर के आपको दो बात समझ में आ गया कि इधर एक तरफ नेतृत्व सिराजुद्दौला कर रहे थे, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो इन आई मीन ब्रिटिश कंपनी के साथ सिराजुद्दौला की भिड़ंत होती है। वह भिड़ंत कहाँ होती है? प्लासी में। कब होती है? 23 जून 1757 को, जो कि भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब बात जग जाहिर है कि अगर अपने लोगों ने अगर धोखा दिया तो जीत कहां से मिलेगी? अब इनके साथ सिराजुद्दौला के साथ मुसीबत क्या होगी? इनके खास जो सेना नायक थे, आई मीन मुख्य सेनापति जो थे, उनको जो है वह ब्रिटिशर्स ने कुछ गुल खिलाने की बात कर दी। आई मीन उनको यह लोभ दे दिया, प्रलोभन दे दिया कि मैं अगला नवाब मैं तुमको बना दूंगा, तुम इनकी मदद मत करना। तो वही हुआ, मीर जाफर इनके साथ धोखा करता है सिराजुद्दौला के साथ। वह ब्रिटिशर्स के पक्ष में था, लेकिन सेना नायक किसका था? सिराजुद्दौला का। तो उसको धोखा दिया उधर। इस धोखा के कारण
एक ही लोग नहीं, धोखा बहुत सारा। राय दुर्लभ ये जो दीवान थे, सिराजुद्दौला के शासन में, उन्होंने भी धोखा दिया। घसीटी बेगम जो कि पारिवारिक मुद्दा है, उनकी मौसी थी, यह भी उन्होंने, उसको कतई पसंद नहीं था कि सिराजुद्दौला इतने बड़े गद्दी को संभाले। जगत सेठ जो पूंजीपति वर्ग का विशेष महत्व होता है, वह भी ये लोग जो थे, लगभग हमने नाम जो लिखा, इन लोगों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया ताकि इन लोगों का समर्थन ब्रिटिशर्स को प्राप्त था। जब इतने सारे मजबूत पक्ष ब्रिटिशर्स के पक्ष में हो तो भाई जीत उसको क्यों न मिले। परिणाम क्या निकला, ये विश्वासघात का ही परिणाम हुआ और यह सिराजुद्दौला की पराजय की ओर ले गया। कुल मिला के सिराजुद्दौला हार जाता है। अब आप समझ सकते हैं, जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो उस केस में क्या होगा, ब्रिटिशर्स का दबदबा एक तरफ से और बढ़ जाएगा। यह भारतीय इतिहास में ब्रिटिशर्स की पहली जीत, भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए यह एक बहुत बड़ा जीत साबित होता है, इसके लिए ब्रिटिशर्स के लिए। अब याद रख लेना कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात सिराजुद्दौला, अब ये सिराजुद्दौला जब हार जाता है तो भागकर कहाँ चला जाता है, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद उस समय तत्कालीन राजधानी थी बंगाल की, याद कीजिए। तो भाग करके कहाँ चला जाता है, मुर्शिदाबाद चला जाता है। अब कंपनी जो है बंगाल में सर्वोच्च शक्ति बनकर उभर गई। वो किंग मेकर की भूमिका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके वहां पर घूम रही थी। वहां पर सारा शासन जो है वो कंपनी की जिम्मे अब पहुंच चुकी थी। वह जो कुछ भी होती, वहां का जो राजनीतिक रूपरेखा बदलना हो, सब कंपनी के ऊपर निर्भर हो गई। यह सर्वोच्च शक्ति बनकर उभरी कब, यह प्लासी के युद्ध के जीत के बाद। अब समझना है, अब वहां पर जीत हो गई, अब किसको शासन मिलेगा, तो शासन मिलता है जिनको उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम तुमको शासक नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर को ब्रिटिश कंपनी ने नवाब बना देता है, नवाब बनाया। और 24, अब नवाब बनाने से क्या हुआ, 24 परगना की जमींदारी उसे ब्रिटिशर्स को दे दी गई कि आप इसकी जिम्मेदारी जो है आप रखिए, इससे जो रेवेन्यू आएंगे वो आपके हैं। इसी दौरान जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो सब एक साथ ही था, में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई कंपनी को। आप बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, इन जगह दीवानी राइट्स जो उनको प्रोवाइड कर दिया गया, मुक्त व्यापार करने की अनुमति उन्हें प्रदान कर दी गई कंपनी को। यह सब क्या हुआ, यह प्लासी के युद्ध के जीत के बाद का परिणाम दिखता है आपको, याद कर जाइए। यह जो था मीर जाफर जिसने मुख्य सेनानायक के रूप में रहते हुए धोखाधड़ी किया था, उसका परिणाम क्या है, यह नवाब तो बन गया और भारत में ब्रिटिशर्स को आने के लिए, कदम रखने के लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट किया इसने। और ब्रिटिशर्स जो है हमारे यहाँ आके बखूबी फैल भी गए। क्लाइव एवं कंपनी, क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में मीर जाफर असफल रहा। एक तरफ मीर जाफर को गद्दी तो दे दिया, लेकिन मीर जाफर के वस्तु स्थिति के बारे में वो जान रहा था ब्रिटिशर्स, और उसकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। कंपनी की और रॉबर्ट क्लाइव की इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो बढ़ती चली गई और इसको तो रबर स्टैम्प बना के रखा था उन्होंने, तो इसके मांगों को फुलफिल करने में सक्षम नहीं हुआ। कौन, मीर जाफर। जब मीर जाफर सक्षम नहीं हुआ तो उनसे क्या किया, पदस्थ कर दिया, तो उनको पद से हटा दिया गया। मीर जाफर को यहाँ से पद से हटा दिया, क्योंकि एक रीजन दिया कि आप हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट को देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, इसलिए उनको पद से हटा दिया गया। अब क्या बनाया, मीर कासिम को उसने गद्दी पर संभालने को देता है। अब बंगाल का नवाब कौन बन जाता है, मीर कासिम। एक क्रम आपको याद रखिएगा, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बनता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है। तो मीर कासिम को है अगला नवाब घोषित किया, लेकिन याद कर जाइए नवाब तो बन गया, लेकिन यह रबर स्टाम्प नहीं बन सका, क्योंकि बहुत ही सुयोग्य, बहुत ही जानने वाला, समझदार था, यह बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान। यह नवाब बना, जैसे ही बना इसने बहुत सारे परिवर्तन लाने की मन में ठान ली थी कि इसने क्या किया, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि किसने मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की, वह कौन था, मीर कासिम। मीर कासिम ने पहली बात, राजधानी उस जगह को बनाया जाता है जहां से शासन करने में सुगमता हो, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। अब याद कर जाइए कि मीर कासिम रबर स्टाम्प बन के नहीं रहा, पहला आते ही कदम क्या उठाया, उन्होंने राजधानी चेंज कर ली। दूसरा, यूरोपीय मॉडल के अनुसार सेना का सुदृढ़ीकरण किया। सेना, आपने देखा वो बहुत सारे युद्ध अभ्यास करते हैं, जब मतलब फ्रांस के साथ कहीं और से कहीं, क्यों, सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सैन्य शक्ति अपने आप को अपडेट रखने के लिए। तो मीर कासिम भी
यूरोपीय मॉडल के अनुसार सेना का सुदृढ़ीकरण किया। यह सारी बातें जो कुछ चेंज ला रहे हैं, चाहे राजधानी बदलना हो, चाहे सेना का सुदृढ़ीकरण करना हो, बंदूक और तोप खाने के कारखाना बनाया उन्होंने, हमने स्थापित किया, यह भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था। वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने के जो प्रयास किए, यह भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था। नौकरशाही का पुनर्गठन किया, नौकरी करने के जो तौर तरीके थे, इन सब इन तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। इनको यूरोपीय, एक तो राजधानी बदलना मुर्शिदाबाद से मुंगेर, दूसरा यूरोपीय मॉडल के अनुसार सेना का सुदृढ़ीकरण करना, बंदूक और तोपखाने के कारखाना स्थापित करना, वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करना और नौकरशाही का पुनर्गठन करना, ये सब जो परिवर्तन मीर कासिम जो लाए वह ब्रिटिशर्स को करते, कंपनी को करते ही पसंद नहीं था। पसंद होगा भी तो क्यों, या उसके शासन में रहते हुए आप उसके विरुद्ध कोई एक अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो ये संभव नहीं था। तो कुल मिलाकर के इन्होंने, मीर कासिम ने एक और सबसे जो खतरनाक बात कर दिया, इन्होंने राजस्व वृद्धि करने के लिए, राजस्व का मतलब क्या हुआ, सरकार के खजाने में पैसे कैसे बढ़े, उसके लिए उन्होंने क्या किया, खिजरी जमा, एक्चुअली यह एक टैक्स था, टाइप ऑफ टैक्स बोले, नामक अतिरिक्त कर जो सभी को दिया था, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे वो इंडियंस हो, सबको पे करना था। तो इस तरह से यह जो टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, ब्रिटिशर्स इसलिए बिल्कुल खफा हो गए। और खफा हो गए मतलब क्या, मीर कासिम से बिल्कुल दुखी हो गए और उसको हटाने की बात कर दी, उसके साथ लड़ाई भी कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1763 में युद्ध हुआ, जिसको हम पटना युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये याद करिए, 1763 में मीर कासिम के साथ युद्ध लड़ जाता है। कौन, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वह 1763 में मीर कासिम से युद्ध की बात कर देते हैं, लड़ने बैठ जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मीर कासिम जैसे लड़ाई लड़ता है तो उसमें उसको जीत मिलती नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो उसके साथ सारे घोर विरोधी हैं और सभी लोग ब्रिटिशर्स के फेवर में, और ब्रिटिशर्स का भी सितारा बुलंदी पे था। तो इस तरह से मीर कासिम हार जाता है वहां पे, और हार करके कहाँ भाग जाता है, वह नवाब की तरफ छुपने की भागता है। याद कर जाइए, जैसे वह हारेगा, मीर कासिम हार जाता है, तो उस तरह से मीर जाफर डांडिए फिर से पुनः नवाब घोषित किया गया। अब क्या समझना है कि जैसे वह हार जाता है तो मीर कासिम, अब एक बात और यहाँ बताना था मुझे कि जैसे यहाँ पर सभी लोगों ने इसका घोर विरोध किया, इसमें दो लोग थे, मीर मदान और मोहनलाल, यही लोग दो थे इसके समर्थन में सिराजुद्दौला का। लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए इसका नाम नहीं बताया मैंने। एक मीर मदान और मतलब मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल दो इसके सहयोगी थे, जिसको अंग्रेजों ने मार दिया। लेकिन चलिए उसको सिर्फ याद, कभी रिकॉल कीजिएगा, कभी ऐसे याद है तो। मीर जाफर पुनः नवाब घोषित किया गया, याद कीजिए, यहाँ पर मीर जाफर को पुनः जो है रबर स्टैम्प की तरह यूज किया ब्रिटिशर्स ने। अब जब नवाब घोषित किया तो उस समय क्या हुआ, एक तरह से समझिए आप कि ब्रिटिशर्स ने फिर से मीर जाफर को नवाब घोषित किया। तो एक तरह से बक्सर विद्रोह की एक नींव, इसको इसी घटना से हम समझते हैं कि बक्सर विद्रोह की नींव डाली गई। और अवध का नवाब, ध्यान दीजिए, अवध का नवाब मीर कासिम जाके छुप जाता है, भागता है, शरण लेता है। अवध के नवाब थे उस समय शुजाउद्दौला। मुगल शासक जो थे वह शाह आलम द्वितीय, उनके साथ मीर कासिम, यह तीनों की आपस में एक गठजोड़ बन जाती है। कौन कौन, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और तीसरा मीर कासिम। ये भाग करके इनके यहाँ शरण लेने जाता है और वहाँ सारी वाक़याएं होती हैं कि भाई क्या क्या हुआ। तो इस तरह से इन तीनों का एक कंबाइंड कलेक्शन एक साथ, और एक तरफ ब्रिटिशर्स, तो दो हुए टीम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं और अंग्रेजों का बदला लेने की ठान लेते हैं। वह बदला 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर विद्रोह के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। 22 अक्टूबर 1764, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, यह अंग्रेजों के साथ। अब देखिए, इतने लोग एक तरफ हैं और एक तरफ क्या है, ब्रिटिशर्स हैं। तो कुल मिलाकर के देखना कि जीत किसकी होगी, संख्या के आधार पर अधिक लोग दिए हैं, लेकिन जीत इसकी होती नहीं है, इन लोगों की जीत होती नहीं, जीत होती कितनी, ब्रिटिशर्स की। तो आप याद कर जाइए, प्लासी की युद्ध हो या बक्सर विद्रोह हो, दोनों में महत्वपूर्ण तो बक्सर विद्रोह हुआ, चूंकि इसमें जो है यह तो भीतर आंतरिक युद्ध की तरफ था, यह खुला युद्ध था ही नहीं। यह प्लासी का युद्ध कोई खुला हुआ युद्ध नहीं था, हाँ, लेकिन यह एक अंग्रेजों की पहली जीत थी, या उसका हौसला जरूर बुलंद किया। लेकिन अगर हम बक्सर विद्रोह की बात करें, यह महत्वपूर्ण निर्णायक फैसला यहाँ हुआ कि अंग्रेजों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो अपना एक्सपेंशन, अपना विस्तार बहुत बखूबी करने लगा। इधर अवध का नवाब, जो कि यूपी का क्षेत्र है, अवध का नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों बहुत ही अपने योग्य, अपने आप को कर्मठ समझने वाले शासक थे। उनको हरा करके ब्रिटिशर्स अपना जीत हासिल करता है। कब, 22 अक्टूबर 1764 को।
या इसमें एक बात और जो पेपर में आते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया, आई मीन ब्रिटिशर्स का नेतृत्व किसने किया, तो हेक्टर मुनरो ने किया, हेक्टर मुनरो ने किया। और जो इधर जो तीन लोग थे, इन तीनों का जो नेतृत्व किसने किया, गुरगीन खान ने किया, गुरगीन खान। तो इसमें जीत किसकी हो जाती है, ब्रिटिशर्स की जीत होती है, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। आपको दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि हेक्टर मुनरो आई मीन बक्सर का विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, हेक्टर मुनरो के, और प्लासी का रॉबर्ट क्लाइव के। ये दो नाम याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में आता है। तो इसके बाद जीत हो जाती है किसकी, ब्रिटिशर्स की, और जीत में आसातीत सफलताएं मिलती हैं उसको, और बहुत विस्तार करता है। लेकिन मीर कासिम अंततोगत्वा 1777 में उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद हम अगली जो है कहानी पढ़ेंगे और इलाहाबाद की संधि के बारे में। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।